Good morning, everyone. Let's start our session. You can unmute yourself. Good morning, everyone. Good Meeting morning, after a ma'am. long time. Good morning, ma'am. Good जय श्री morning, ma'am. राम। Morning, ma'am. No Jai Shri Ram. Only good morning. Good morning. Good morning. Jai Shri जय Ram. बजरंग दल। Vivek बराबर जय बजरंग दल। चलिए शिवसेना। तो चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। उदित जस्ट शट योर माउथ। सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे विथ यूनिट 2। यू कैन गिव हेडिंग यूनिट 2 इन योर कॉपी एंड यूनिट 2 इन योर कॉपी यू कैन गिव हेडिंग and the name of the unit is theories of employment and output. Theories of employment and output. So today we will be studying the topic. First topic that we will cover today is topic 1 that we are going to cover today is assumptions of classical theory of employment. Assumptions of classical theory of employment. आज हम कोई थियोरी नहीं पढ़ेंगे, कोई क्लासिकल थियोरी नहीं पढ़ेंगे, हम क्लासिकल थियोरीज के एजम्पशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट ए करके डाल दीजिए। सबसे पहले तो व्हाट इज क्लासिकल थियोरी? क्लासिकल थियोरी का मतलब होता है ओल्ड थियोरी और थियोरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट given before Great Depression of 1930s। तो क्या है? पहले तो क्लासिकल थियोरी का मतलब क्या होता है? ऐसी थियोरीज इकोनॉमिक्स की जो कब दी गई थी? ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 से पहले दी गई थी। अब ये ग्रेट डिप्रेशन क्या है? ग्रेट डिप्रेशन एक इकोनॉमिक क्राइसिस थी जो पूरे वर्ल्ड में हुई थी। डिप्रेशन वो सिचुएशन होती है इकोनॉमी की जहां पर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत कम हो जाती है। प्राइसेस कम हो जाएंगी तो प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट नहीं होगा, प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे नहीं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं, पीपल वुड बी अनएम्प्लॉयड, पीपल लोगों के पास पैसा नहीं होगा क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अनएम्प्लॉयड अगर है तो उनके पास पैसा नहीं है, यानी उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो ये एक स्पाइरल है, एक सर्कुलर फ्लो है, मोशन है जिसमें लोगों के पास पैसा नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, वो डिमांड नहीं करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की तो प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे नहीं, प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे नहीं तो वापस से और एम्प्लॉयमेंट होता और अनएम्प्लॉयमेंट होता चला जाएगा इकोनॉमी में एंड इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ जाएगी। तो ग्रेट डिप्रेशन 1930s का वो पीरियड है जहां पर यूएस से इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत हुई थी एंड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फेस्ड दीज। क्या हुआ है मुक्ति? यू हैव रेज्ड हैंड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ।
मैम वो गलती से हो गया। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमिक क्राइसिस थी जो 1930s में हुई थी और यूएस से स्टार्ट हुई थी। डिप्रेशन वो सिचुएशन होती है इकोनॉमी की जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा नहीं होगा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, तो क्या होगा, वो डिमांड नहीं करेंगे, गुड्स की डिमांड नहीं होगी, तो प्रोड्यूसर्स गुड्स बनाएंगे नहीं। प्रोड्यूसर्स गुड्स बनाएंगे नहीं तो वापस से इकोनॉमी में और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं क्या, डिप्रेशन। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब समझ में आया सबको? यस और नो? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। You can unmute yourself. You can unmute yourself. Yes. What is depression? Yes, ma'am. Depression is a type Yes, of yes. economic. Yes, Depression yes. is a type of economic crisis. Come on, repeat. Crisis. Depression is a type of economic crisis Crisis. जिसमें 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 लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास कामकाज नहीं होता। नहीं काम, होता। अब इफ दे विल नॉट हैव वर्क तो उनके पास पैसा आएगा क्या? विल दे गेट मनी? विल दे गेट मनी? No. No. If they will not get money, will they demand goods and services? No. Demand goods and services? No. If they will not demand goods and services, तो क्या producers goods and services बनाएंगे? No. Producers सर्विसेज बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो क्या होगा, वापस से एम्प्लॉयमेंट, लोगों को क्या हो जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन? सबको क्लियर है? Yes. यस और नो? ओके, तो Yes. डिप्रेशन वाली सिचुएशन कौन से ईयर से स्टार्ट हुई थी? कौन से ईयर से स्टार्ट हुई? 1930 से स्टार्ट हुई थी। और इनसे पहले जो थियरीज दी गई है उन्हें हम कहते हैं कैसी थियरीज? क्लासिकल थियरीज। Classical Is theory. it clear? Understood? एक Yes. सेकेंड, जानवी from प्रतापनगर, what is the reason to laugh? If you will laugh, I'll start laughing. मैं भी हंसने लग जाऊंगी क्योंकि तुम कंटिन्यूअसली हंस रही हो तो मैं कंट्रोल करके समझा रही हूँ। प्लीज डोंट लाफ। कुछ जोक है क्या तो हमसे भी शेयर कर लो बेटा। ये त्रिलोक मैडम त्रिलोक मार रहा है जो। चलिए, तो कहाँ थे हम? यस, तो ग्रेट डिप्रेशन होने से पहले, इकोनॉमिक क्राइसिस आने से पहले वर्ल्ड में जो थियरीज दी गई है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कैसी थियरीज कहते हैं? कम ऑन एवरीवन। एक तो ना प्लीज, किसी का फैन बहुत आवाज कर रहा है। Yes. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लासिकल थियरीज ऑफ, Classical theory. theories of employment. Yes, तो लिख लीजिए names of, Employment. come on, mute yourself everyone, mute yourself everyone. Yes, classical economists were Adam Smith, comma, J.B. Say, J.B. Say, J.S. Mill, J.B. Say, J.S. Mill, Pigou, Pigou. Full stop. They gave theories in pre-depression period. They gave theories in pre-depression period.
अंडरलाइन प्री डिप्रेशन पीरियड और ब्रैकेट में लिख दो एमसीक्यू। एक एमसीक्यू आया हुआ है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने अपनी थ्योरीज कौन से पीरियड में दी थी? प्री डिप्रेशन पीरियड में दी थी, यानी ग्रेट डिप्रेशन वाली इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले जिन्होंने थ्योरी दी थी उन्हें हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट लाइन में assumptions of classical theories, assumptions of classical theories or postulates of classical economists assumptions बोलो या postulates बोलो, assumptions or postulates of classical economists। first assumption था there is always full employment in an economy। There is always full employment in an economy। प्री डिप्रेशन पीरियड से पहले यानी इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले इकोनॉमिस्ट्स का ये मानना था कि हर इकोनॉमी में हमेशा देयर इज अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है। पर उस टाइम पर जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं थी तब लोगों का ये assumption था कि हर इकोनॉमी में हमेशा देयर इज अ सिचुएशन ऑफ व्हाट? फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? अंडरस्टूड? तो इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। always demand for labor is equal to supply of labor। always demand for labor is equal to supply of labor। there may be unemployment but that could be frictional or of voluntary nature yes। तो क्या कहने का मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है इकोनॉमी में, पर वो सिर्फ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। चलिए तो एजम्पशंस को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट एजम्पशन इज कि इकोनॉमी में हमेशा देयर इज अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। जितने लेबर्स काम करना चाहते हैं उन सबको इकोनॉमी में काम मिल रहा है। That is why we say demand for labor is equal to supply of labor। Clear? तो जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, या फिर अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता भी है तो वो टेम्पररी नेचर का होगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर कोई नोट डाल के लिखना चाहता है व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो सिचुएशन जब कोई बंदा एक जॉब से दूसरे जॉब पर शिफ्ट होता है या स्विच होता है तो जो टाइम लैग आता है बीच में उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। द टाइम पीरियड बिटवीन
Frictional unemployment, if anyone wants to write, frictional unemployment, the time period between switching from one job to another job. The time period from switching from one job to another job causes unemployment, which is called as frictional unemployment. अगर कोई एक जॉब से दूसरे जॉब पे शिफ्ट हो रहा है तो जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ये टेम्पररी नेचर का है, ये एवरलास्टिंग नहीं है। दूसरा वॉलंटरी नेचर का, अगर कोई खुद से ही काम नहीं करना चाहता तो दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई खुद से ही काम नहीं करना चाहता, इफ somebody is not willing to work, that would be called as what? Voluntary unemployment. If someone is unwilling to work, then it is called as what? Voluntary unemployment. Is it clear? सबको concept clear है? तो पहला assumption था, yes, come on everyone, unmute yourself. कोई भी yes, everyone unmute yourself. First assumption of classical economist क्या था? There is always what? There is always, come on everyone, speak. Full employment in a country. Then economy, yes. Full employment in an economy means demand for, come on everyone, say demand for is equal to labor. Is demand for Supply labor is of equal labor. to Supply of labor. Understood? चलिए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता भी है तो वो कैसे नेचर का होगा? अगर अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी नेचर का होगा या फिर फ्रिक्शनल होगा? पैम्पलेट कब मिलेगा? जो टेम्पररी होगा, आजा मेरे घर से ले ले। Why are you speaking unnecessary things? Yes, तो वो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो कैसे नेचर का होगा? टेम्पररी नेचर का होगा, जो कि क्या कर सकते हैं? जो कि yes, which will be removed automatically from the economy. Which would be removed automatically from the economy. Yes, write down second assumption. Write down second assumption. Economy yes, the second assumption is an economy is always in the state of equilibrium. And if, come on, mute yourself everyone. An economy is always in the state of equilibrium. Write down. An economy will attain equilibrium. An economy will attain equilibrium every time. An economy will attain equilibrium every time because
because total income is equal to total production. Total, please everyone mute yourself. An economy will attain equilibrium every time because total income is equal to total production or demand for goods is equal to supply of goods. I repeat, everyone mute yourself. Yes, demand for goods is equal to supply of goods. Yes. तो सेकेंड assumption था क्लासिकल इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी. अब इक्विलिब्रियम का मतलब हम रिकॉल कर लेते हैं जब, अच्छा कौन बताएगा इक्विलिब्रियम का मतलब? एनीबॉडी रिमेंबर्स? मैंने समझाया है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है इकोनॉमी में. यू रिमेंबर एग्जांपल ऑफ टग ऑफ वॉर, दोनों साइड से रोप खींच रहे हैं. कम ऑन ट्राई. क्यों पेजेस क्यों पलट रहे हो? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. क्लियर? क्या होता है दिस व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? जब कैसे फोर्सेस इकोनॉमी में इक्वल होते हैं, जब कैसे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, या फिर जब इकोनॉमी में दो अपोजिट फोर्सेस इक्वल होते हैं. टग ऑफ वॉर याद है? एक रोप है और दोनों साइड से दोनों टीम्स खींच रही है रोप. तो अगर दोनों साइड से फोर्स इक्वल होगा तो हम कहेंगे क्या? इट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो इकोनॉमी में भी इक्विलिब्रियम तब अटेन होता है जब डिमांड फॉर गुड्स बिकम इक्वल टू सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी दो अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं? यू जस्ट सी ऑन स्क्रीन वंस. देखिए, आप सबको याद है हाउस होल्ड सेक्टर. यू रिमेंबर हाउस होल्ड सेक्टर? यस और नो? हाउस होल्ड सेक्टर याद है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से कुछ भी याद नहीं है, सब भूल गए. हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को क्या प्रोवाइड करते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को क्या प्रोवाइड करते हैं? कम ऑन टेल मी. हाउस होल्ड सेक्टर से क्या जाता है प्रोडक्शन सेक्टर के पास? एम्प्लॉइज. और क्या जाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. यस. तो यहाँ हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर को. प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है उनका यूज करके? प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है उनसे? कम ऑन. नहीं, उस इन चीजों का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है. गुड्स एंड सर्विसेज क्या बनाता है? प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा. फिर प्रोडक्शन सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में क्या देता है? हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम प्रोवाइड करता है ना? क्या है? लेबर्स को, यस, लेबर्स को मिलते हैं वेजेस और सैलरी. लैंड पे मिलता है रेंट और कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट. तो प्रोडक्शन सेक्टर इनकम देता है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को. क्लियर? अंडरस्टूड? फिर हाउस होल्ड सेक्टर यही इनकम क्या कर देता है? यही इनकम क्या करता है? कम ऑन टेल, बताओ. हाउस होल्ड सेक्टर यही इनकम क्या करता है? कम ऑन टेल. खर्च करता है. यस, खर्च करता है. किस पर खर्च करता है? किस पर खर्च करता है? किस पर खर्च करता है? कंजम्पशन. कौन से गुड्स पर? कौन से गुड्स पर? जो किसने बनाए हैं? जो किसने बनाए हैं गुड्स एंड सर्विसेज? टेल. प्रोडक्शन सेक्टर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उस पर हाउस होल्ड सेक्टर इनकम खर्च कर देता है. तो हम कह सकते हैं, सी देखिए ऑन द स्क्रीन, तो हम कह सकते हैं टोटल इनकम जो हाउस होल्ड सेक्टर को हुई थी वो किस पर खर्च कर दी है? गुड्स एंड सर्विसेज पर. तो गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए कहते हैं टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन. तब इकोनॉमी किसमें होगी? इकोनॉमी विल अटेन इक्विलिब्रियम.
वंस अगेन, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगी? जब जो भी इनकम हाउस होल्ड सेक्टर को हुई है वो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर सब खर्च कर देंगे। किस पर खर्च करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करेंगे। एंड दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर दी प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। दैट्स व्हाई जब इनकम जो स्पेंड हुई है वो किस पर स्पेंड हुई है? गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड हुई है। इसलिए इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब इनकम जितनी भी जनरेट हुई थी हाउस होल्ड सेक्टर को, वो सब की सब खर्च हो जाएगी इन व्हाट? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हमने लिखा है टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन। और डिमांड फॉर गुड्स, हाउस होल्ड सेक्टर जितने गुड्स की डिमांड कर रहे हैं वो सारे गुड्स कौन सप्लाई कर रहा है? प्रोडक्शन सेक्टर सप्लाई कर रहा है, बना रहा है, यानी प्रोडक्शन सेक्टर सप्लाई कर रहा है गुड्स का। इज इट क्लियर? तो डिमांड फॉर गुड्स इक्वल हो जाएगी सप्लाई ऑफ गुड्स के, तब हम कहेंगे इकोनॉमी वुड बी इक्विलिब्रियम। पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो कहते थे कि हर टाइम इन एवरी सिचुएशन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ही रहती है। Is it clear or not? Did you get what is the meaning of economy is in equilibrium और total income is equal to total production? समझ में आया कि नहीं? Yes or no? Come on, unmute yourself. Yes. Yes. समझ में आया सबको? Yes. अच्छा, तो रिपीट करते हैं। Yes. सेकेंड एजम्पशन क्या था एवरीवन? सेकेंड एजम्पशन क्या था? इकोनॉमी हमेशा Economic is always Economy is always in a state of equilibrium. इकोनॉमी इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? कि जितनी इनकम, टोटल इनकम इज इक्वल टू, कम ऑन एवरीवन, टोटल इनकम इज इक्वल टू प्रोडक्शन। कैसे टोटल इनकम टोटल प्रोडक्शन के बराबर हो जाएगी? बताइए, कैसे टोटल इनकम टोटल प्रोडक्शन के बारे में के बराबर हो जाएगी? When demand is equal to supply. is equal to supply of goods. हाउस होल्ड्स को जितनी इनकम हुई है वो सबकी सब किस पे खर्च हो रही है? सबकी सब किस पे खर्च हो रही है? Production. किस पे खर्च हो रही है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। और यही गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में क्या हुए हैं? प्रोड्यूस हुए हैं। इसलिए टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन। एनी डाउट? सब समझने में कोई डाउट? चलिए, तो हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जितनी हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स की डिमांड है उन्हें कौन सप्लाई कर रहा है गुड्स? प्रोडक्शन सेक्टर सप्लाई कर रहा है। अब किसी ने मुझसे पूछा है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी होंगे। यहाँ पर कुछ भी एक्सटर्नलिटीज की बात नहीं करनी है, सिर्फ टू सेक्टर मॉडल समझना है। टू सेक्टर मॉडल सबको पता है, जब हाउस होल्ड्स है और प्रोडक्शन सेक्टर है। कुछ भी फॉरेन सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर अभी नहीं ले रहे हैं हम। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट लिखिए, कंडीशंस for above two assumptions. Conditions for above two assumptions. Condition for above two assumptions, इसमें लिखें classical economists gave these two assumptions on a condition that
economy is working on principle of laissez-faire. I'm writing the spelling, see on the screen. Sorry, it is Laissez-Z. Laissez-faire, F-A-I-R-E. Laissez-F-A-I-R-E. This was the question asked to me in my TCS interview. What is the principle of laissez-faire? चलिए, तो हमने क्या लिखा है? Above two assumptions work on the condition when economy is working on the principle of laissez-faire. चलिए, लिखिए meaning of laissez-faire. Laissez-faire means there is no interference. Or control of government. There is no interference or control of government on market. There is no interference or control of government on market. That is, it is a free economy, जहां पर गवर्नमेंट का मार्केट पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता. उस सिचुएशन को, उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं laissez-faire. ठीक है? कैसी इकोनॉमी? फ्री इकोनॉमी, जहां पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है मार्केट पर, तो उसे हम कहेंगे फ्री इकोनॉमी, एंड इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ laissez-faire. फुल स्टॉप. Also there is free competition in the market. There is free competition in the market. That is no existence of monopolies, and restrictive trade practices. No existence of monopolies and restrictive trade practices. Full stop. This is an economy where consumers and producers have freedom. And demand and supply forces work independently. तो laissez-faire का मतलब है जहां पर कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है मार्केट पर. जहां पर फ्री कंपटीशन है मार्केट में. फ्री कंपटीशन का मतलब है जो चाहे बेचना चाहता है वो बेच सकता है.
मोनोपोलीज एग्जिस्ट नहीं करती। मोनोपोलीज का मतलब क्या होता है? ऐसा बिजनेस, ऐसा मार्केट जिसमें कौन होता है? सिंगल सेलर हो, वो एग्जिस्ट नहीं करता। मार्केट में सबको हक है, जो वो बेचना चाहते हैं उसे वो सेल कर सकते हैं। Is it clear? Understood? मोनोपोली कंपटीशन नहीं है। मोनोपोली का मतलब कोई एक बंदा ही है जो गुड्स सेल कर रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी आकर मार्केट में एंटर हो सकता है, जो गुड्स बेचना चाहे वो बेच सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फ्री कंपटीशन। उसके बाद कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को फ्रीडम है, जो कंज्यूमर्स खरीदना चाहे, जिस ब्रांड का खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं। प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं बनाकर वो बेच सकते हैं। एंड देन डिमांड और सप्लाई मार्केट में इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, गवर्नमेंट उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ लाइसेंस-फेयर। अब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स थे, उन्होंने अपने ऊपर के जो 2 एजम्पशंस हैं वो इसी कंडीशंस पर दिए हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम की स्टेज पर रहेगी। जब इकोनॉमी में कैसा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ लाइसेंस-फेयर। Is it clear? Understood or not? Any doubts you can ask? No, ma'am, we are done. Yes, any doubts you can ask? सबको समझ में आ गया है? Give a thumbs up if you have understood what is laissez-faire. Yes. तो थर्ड assumption लिख लेते हैं। थर्ड assumption लिख लीजिए, last thing for today. Third assumption is money is treated as a medium of exchange only. Money is treated as a medium of exchange only. That is, it helps to complete the transaction of exchange. Complete the transaction of exchange. It is not considered as store of value. It is not considered as store of value. चलिए, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि मनी को, सिर्फ मनी किस काम के लिए है? एक्सचेंज को कंप्लीट करने के लिए है। मोबाइल फोन खरीदा, पेमेंट किया, तो कोई भी चीज खरीदी, ग्रोसरीज खरीदी, पेमेंट किया, तो सिर्फ पेमेंट को या सिर्फ ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए मनी यूज हो रहा है। मनी को आज अगर हमारी सेविंग्स अकाउंट में या हमारी तिजोरी में बहुत सारा पैसा रखा है, तो हम क्या कहते हैं? इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। हमने वैल्यू स्टोर करके रखी है, पर तब पैसे को सेव करने वाला कोई कंसेप्ट नहीं था। जभी तो जितना इनकम लोगों को होगा, उतनी की पूरी इनकम लोग क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे। इसलिए तब टोटल इनकम टोटल प्रोडक्शन के बराबर होती थी, क्योंकि पैसे को सेव करने का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लिया गया है। Is it clear or not? समझ में आया कि नहीं? Money is used only as a medium of exchange. मनी सिर्फ ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए यूज होता है। मनी को अगर आप सेव कर रहे हो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू आपने स्टोर कर दी है मनी की, तो वो कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लिया गया है, क्योंकि तब सेविंग्स होंगी, और सेविंग्स वाला अगर कंसेप्ट होगा तो इनकम प्रोडक्शन के बराबर नहीं होगी। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड और नॉट? किसी को कोई डाउट पूछ लो, पहले तो बता दो कि वाई मनी का सिर्फ क्या काम होता था। यहाँ पर मनी का सिर्फ क्या काम होता था?
बोल दो जल्दी से। मनी Exchange का of यस, ओनली एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। मनी को सेव करना या स्टोर करना एज्यूम नहीं किया गया है, या सेविंग्स के कंसेप्ट को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने नहीं लिया है। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज डिप्रेशन। पहले तो आप मुझे बताइए, डिप्रेशन ये वाला डिप्रेशन नहीं, ग्रेट डिप्रेशन क्या था? हाँ, डिप्रेशन क्या था बता दो, याद है? इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी जो कौन से ईयर से स्टार्ट हुई थी? 1930 हाँ, जब इकोनॉमी में लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, कामकाज नहीं था। पर इससे पहले सब कुछ बहुत अच्छा था इकोनॉमी में। जब भी जो अच्छी वाली सिचुएशन प्रेजेंट की गई है वो किन्होंने प्रेजेंट की है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने प्रेजेंट की है, जो कि 1930 से पहले थे। क्वेश्चन आता है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एग्जिस्टेड इन प्री डिप्रेशन पीरियड। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? पहला assumption इन लोगों का क्या था कि इकोनॉमी में हमेशा क्या रहेगा? फर्स्ट assumption was economy will always have full employment. Full employment. second assumption देखना पड़ेगा इसमें. and economic Economy is always in a state of equilibrium. इक्विलिब्रियम मतलब लिखा हुआ है क्या? दो चीज इक्वल होगी, और Total income is equal to total Demand is equal to टोटल supply. इनकम इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन। production. हाँ चलिए, फिर पर ये दोनों assumptions कौन सी कंडीशन पे बेस्ड थे? ये दोनों assumption कौन सी कंडीशंस पे बेस्ड थे? laissez-faire ओके, चलिए उसके बाद लेजर में गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। नहीं होता। नहीं होता. ठीक है, थर्ड assumption क्या था? थर्ड assumption क्या था? Money is treated as a medium of exchange only in that. ऐसा। कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना कि मनी को सिर्फ एक्सचेंज के लिए लेते थे, सेविंग्स के लिए नहीं लेते थे। चलिए, तो अब जो आज का जो आप अगर शेड्यूल देखेंगे तो उसमें लिखा है जूम लेक्चर 4 करके लिखा है, पर आपको कुछ नहीं देखना है। वो एक्चुअली एक आपको पता होगा, देयर इज अ यूट्यूब चैनल लाइव यू विल, उस पर सारे जूम सेशंस अपलोड होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो मैंने सोचा था कि यहाँ डाल देते हैं कि बच्चे पर्सनल और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वाला जूम सेशन देखें मेरा, पर वो अपलोड नहीं हुआ है इस पर चैनल पर, तो आपको कुछ भी नहीं देखना है आज का। यू हैव नो होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है? टुमारो देयर वुड बी अ वीडियो जो कि ऐप पर अपलोड हो जाएगा। उस वीडियो में फर्स्ट थियोरी ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स होगी। उसमें क्या होगी? ये जो assumptions पढ़े उसके पहली थियोरी होगी, जिसे हम कहते हैं सेज लॉ ऑफ मार्केट। क्लियर? अब उसमें सेविंग्स का कंसेप्ट भी आएगा, तो ध्यान से समझना। अगर कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट जूम सेशन में पूछ सकते हैं। आज के लिए देयर इज नो होमवर्क। वो जूम सेशन जो मैंने लिखा है वो अपलोड नहीं हुआ है, तो आपको नहीं देखना है। कोई बात नहीं, लेक्चर देखना है. मैम आज एक ही देखना है ना? हाँ, आज कुछ भी नहीं देखना। उनकी बर्थडे में नहीं, उनका एक है देवम फॉर सेल। पता है। आज देवम को बेट डालेंगे मेरी बर्थडे के लिए. देवम फॉर सेल। बोल दूं मैं? तो आज जो मेरा वीडियो लेक्चर लिखा गया है देखने के लिए, वो आपको नहीं देखना है, क्योंकि वो YouTube चैनल पर अपलोड होना था पर हुआ नहीं है। तो टुडे यू हैव नो होमवर्क, यू डोंट हैव टू वॉच एनी सेशन। मैम क्लियर? तो है. थैंक यू मैम। टुमारो देयर वुड बी अ न्यू वीडियो जो आपको देखना है, जो कि फर्स्ट थियरी ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। उदित, तुम नहीं रहोगे मेरे लेक्चर में, आप नेक्स्ट टाइम। मैं कुछ बोला ही नहीं, ठीक है? चलिए, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा मैं. अच्छा ठीक है, तो जो बोल रहा है प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन यार। जब बोलने के लिए बोलते हैं तो बोलते नहीं हो। यस, तो विद दिस वी एंड। और पैम्पलेट, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैम्पलेट कब आएगा? तो पैम्पलेट अभी नहीं आएगा, पूरे सेशन में पैम्पलेट नहीं आएगा, सिर्फ नोट से ही पढ़ना है बस। पैम्पलेट, आई मेक श्योर दैट यू पीपल डोंट गेट पैम्पलेट। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। पीडीएफ भेज देना। I'll send PDF. नहीं. Bye.